हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये लेक्चर नंबर 22 है और ये मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं। लाइव में जो वीडियो था कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। सबसे पहले तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पुराना जो लेक्चर नंबर 21 में हम लोगों ने कवर किया था। लेक्चर 21 में जो हमने कवर किया था, जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर 21 में देखा कि सीरीज आरएलसी रेजोनेंस क्या होता है। हम लोगों ने इसके 3 केसेस देखे, जिसमें एक बार एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है, फिर एक्सएल एक्सी से छोटा होता है, और तीसरा केस जिसमें एक्सी और एक्सएल बराबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें, यही जो केस था हमारा, ये रेजोनेंस का केस था। अब रेजोनेंस में कई चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, समझी थी, जैसे कि करंट हमेशा इन फेज होगा वोल्टेज के, पावर फैक्टर यूनिटी होगा, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा सब रजिस्टर में होगा। और अब हम लोग इसी आरएलसी सर्किट को थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। थोड़ा डेरिवेशन अगर हम लोगों को आज करनी पड़ेंगी तो बिल्कुल करेंगे, बट इसका एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल सोच के और समझ के चलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों ने कल करंट का ग्राफ देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज थी। इस F1 F2 फ्रीक्वेंसीज पे पावर हाफ हो जाती थी सर्किट की, ये बात हम लोगों ने कल देखी। FR फ्रीक्वेंसी पे हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो होता था। तो ये जो ग्राफ था हमारा फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ था, ठीक है। ये सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है स्लाइड्स पे, क्योंकि जो जब आपका लेक्चर लिया था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और अब इसे दोबारा रीशूट कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है जो उसको मैं यहीं पे लिखा रहने दिया है, जस्ट इससे हमारा लेक्चर भी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें F1 F2 फ्रीक्वेंसीज पे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इसे हम लोग कहते हैं F1 F2 को, और इस पर पावर जो है हाफ होती थी। साथ में इस पर गेन जो है 3 dB होता था, और यहां पर हम लोगों का अगर डेसिबल में गेन देखें तो 3 dB होता था, और मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 1/√2 गेन होता था। मतलब खुद ही आप देख सकते हैं कि ये करंट यहां पर √2 टाइम्स कम हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये एट F1 F2 फ्रीक्वेंसी हमारा करंट क्या था, Imax/√2, यही मेरा करंट था। क्लियर है बच्चे इतना? Imax/√2 हमारा क्या था बच्चे, करंट था। अब जो भी मेरा करंट होगा सर्किट में, आप खुद सोचिए, किसी भी आरएलसी सर्किट में, ये मान लो मेरा आरएल और सी सर्किट है, ठीक है। आपका कोई सा भी सर्किट है, ठीक है, फिर भी ये तो हम लोगों ने आरएलसी सर्किट ले लिया। किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी करंट हमारा फ्लो कर रहा होगा, आप मुझे बताओ वो करंट किसके बराबर होगा, V/R के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। किसी भी सर्किट के अंदर, मैं मैक्सिमम छोड़ो, आप अगर हो सकता है मैक्सिमम से कंफ्यूज हो जाओ। चलो हम कह रहे हैं सिंपल, कोई करंट अगर किसी भी सर्किट में बहता है तो टोटल करंट, टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से बहेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं सर यहां तो टोटल इंपीडेंस के हिसाब से बहेगा, बात एक ही है बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, Imax को V/R लिख दिया, क्योंकि मुझे यह बात मालूम है कि मेरा मैक्सिमम करंट ऑलवेज एट रेजोनेंस ही बहता है। मेरा मैक्सिमम करंट हमेशा बहेगा ही रेजोनेंस पे, भाई ये मुझे मालूम है ना। इस आरएलसी सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट हमेशा रेजोनेंस पे बहेगा, और वो क्या होता है रेजोनेंस के दौरान, V/R। तो याद रखिएगा, मैंने Imax की जगह पे V/R रखा। तो जब मैंने इसको, इस I को मैंने V/√2R किया, तो मुझे पता है कि I को मैं V/Z भी लिखता हूं। मान लीजिए किसी भी सर्किट के अंदर टोटल करंट तो V/Z ही होगा। तो हमें यहां से समझ में आ रहा है कि जो मेरे Z की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, √2R आ रही है, √2R आ रही है। मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, मुझे मालूम था F1 F2 फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो Imax/2 होता है। Imax मुझे मालूम है रेजोनेंस के दौरान ही फ्लो करता है और उसके अलावा कभी फ्लो भी नहीं करता, तो वो क्या होता है V/R, और मैंने Imax की जगह पे V/R लिख दिया, ठीक है। अब ये मेरा करंट हो गया। अब किसी भी सर्किट में करंट मुझे पता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस होता है, तो मैंने इसी वैल्यू को टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस के बराबर रखा। तो मैंने यहां से पाया कि Z जो है √2R होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज मुझे यहां पे पता चली कि यार F1 F2 फ्रीक्वेंसी पे जो मेरा Z का मान है, इंपीडेंस का मान है, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा, √2R।
मैं क्या जवाब दूंगा आपको, √2r दूंगा, है कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला कि z की वैल्यू क्या होगी बेटा, √2r होगी। ठीक है, अब अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं F1 F2 पर पावर फैक्टर निकालूं, समझना बात को, जो F1 F2 फ्रीक्वेंसी थी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी थी, 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग निकाल रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस कितना होता है, तो इस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस हमें पता चला √2r होता है। इस फ्रीक्वेंसी पे हम पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो आइए अगर मैं बात करूं F1 फ्रीक्वेंसी पे, ये है मेरी F1 फ्रीक्वेंसी, F1 फ्रीक्वेंसी पे मेरा Z जो होगा वो बेटा क्या होता है, R-jX। मतलब कि आप खुद सोचिए, यहां पर मेरा पावर फैक्टर यूनिटी होता था और यहां पे मेरा पावर फैक्टर लीड होता है। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम करोगे तो XC मेरा स्ट्रांग होता जाएगा, मतलब पावर फैक्टर लीड होता जाएगा। और मेरा यहां पर जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो मेरा जो पावर फैक्टर है वो बेटा क्या होता जाएगा, लैग होता जाएगा। ठीक है, यहां मेरा पावर फैक्टर लैग होगा, इधर मेरा पावर फैक्टर लीड होगा। तो F1 की मैं बात करूं तो F1 पे जब लीड पावर फैक्टर होगा तो Z जो है वो R-jX को ही लिखा जाएगा। आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि जब भी लीड पावर फैक्टर होता है तो R-jX लिखेंगे और जब भी लैग पावर फैक्टर होगा तो R+jX लिखेंगे हमेशा अपने Z को। ठीक है, मैंने चलो ये लिख दिया। मुझे मालूम है कि Z R-jX के बराबर होता है और Z की वैल्यू √2r अभी अभी आई है। मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आइए निकालिए, क्या होगा, r² x² अंडर रूट इज इक्वल्स टू √2r। सॉल्व करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा जब मैं इसको, तो क्या होगा बच्चे, यहां r इज इक्वल्स टू x निकल आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों जगह स्क्वायर करेंगे तो ये 2r हो जाएगा, यहां से r माइनस होगा 2r में से, तो x और r बराबर हो जाएंगे। अब आप देखिए यहां पे इसी को आप दोबारा पुट कर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो z मेरा क्या हो जाएगा, R-jX। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए, एक सेकंड बच्चे, हाँ, तो क्या है, R-jX होगा। क्लियर है इतना पॉइंट। अब R-jX है तो आप खुद सोचिए, R-jX है, R-jX है, तो मैं यहां पर क्या रख देता हूं, R, X की जगह पे R रख देता हूं, तो R माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप खुद देखिए यहां से कि मेरा जो फाई निकलेगा, एंगल जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। तो ये क्या होगा बेटा, tan इनवर्स -1 और -1 बेटा क्या होता है, -45 डिग्री। तो अगर मैं इस इंपीडेंस को लिखूंगा तो इंपीडेंस को मैं उसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा, तो मैग्नीट्यूड Z और एंगल फाई। तो मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे, √2r। अभी हम लोगों ने निकाला मैग्नीट्यूड, तो √2r आ ही गया था, और -45 डिग्री इसकी बेटा क्या आ गई, वैल्यू आ गई। -45 डिग्री इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहां पे जो Z है वो √2r तो मैग्नीट्यूड का है और -45 डिग्री एंगल का है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब सेम चीज मैं F2 के लिए निकालूंगा। फॉर F2 फ्रीक्वेंसी, फॉर F2 फ्रीक्वेंसी Z मेरा क्या होता है, R+jX। भाई F2 फ्रीक्वेंसी के लिए, भाई F1 के लिए माइनस था, लीड था, तो F2 के लिए लैग होगा, जाहिर सी बात है, लैग होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर मैं पुट R इजिकल्स टू एक्स, ये मुझे मालूम है R इजिकल्स टू एक्स के बराबर होता है। अभी हम लोगों ने यहां पर देखा कि R हमारा x के बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए ना, अभी हम लोगों ने यहां पर निकाला ना, अच्छा हम लोगों ने ये अभी निकाला नहीं है,
निकाल लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, निकाला नहीं है, निकल के आएगा। अच्छा, z की वैल्यू √2r आई थी, यहाँ r प्लस जे एक्स ले लेते हैं। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड है तो मुझे इसका भी मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, r² प्लस x², और ये आएगा √r। और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो क्या होगा, 2r² इजिकल्स टू r² प्लस x²। ठीक है, तो r मेरा x के बराबर आ जाएगा। अब आप इसी को पुट कर दीजिए इसके अंदर, r बराबर x को पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर, तो आप देखेंगे क्या होगा। देखिए, सिंपल मैथ्स है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की मैथ्स में जरूरत नहीं है, कंसेप्ट में लगाएंगे, मैथ्स में लगाने की सच कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, r प्लस जे आर में लिख दूंगा, ठीक है ना। क्यों लिख दिया मैंने, x की जगह पे मैंने r लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर जो मेरा फेज एंगल आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, ठीक है। तो tan इनवर्स r अपॉन r मतलब कि 45 डिग्री। तो अगर मैं f2 फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस को लिखूंगा तो इंपीडेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z एंगल फाई। तो मैग्नीट्यूड कितना है, √2r, और एंगल फाई कितना है, 45 डिग्री प्लस का। तो आप देखिए यहाँ पे बड़ा ही मजेदार चीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है कि f2 फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कितना है, f2 फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड कितना है, √2r एंगल प्लस 45, और f1 फ्रीक्वेंसी पे कितना था हमारा, √2r माइनस 45 डिग्री। ये हमारा कहीं ना कहीं इंपीडेंस निकल आया है। तो हमारा क्या हो क्या रहा है यहां पे, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम यहां पे जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में और जानना चाह रहे हैं कि भाई उसकी इंपीडेंस, कि भाई उसका रेजिस्टेंस, कि भाई उसका इंपीडेंस का एंगल क्या है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे कि इस दौरान r और x बराबर है, इस दौरान r और x बराबर है ना। बाकी इधर का मैं बीच का देखूं, यूनिटी पावर फैक्टर पे देखूं तो मेरा xl और xc बराबर है। समझिए, हम इन तीनों के बारे में बहुत जानना चाहते हैं, ठीक है। यहां z के बारे में मालूम पड़ गया, यूनिटी पावर फैक्टर पे तो z जो है वो r के बराबर होता है, ये तो हमें मालूम ही है पहले से। तो जिस चीज के बारे में मालूम है वो तो पता ठीक है हमें है, अब हमें इसके बारे में निकाल रहे हैं, ठीक है, f1 और f2 के बारे में। ये हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है, ये भी धीरे धीरे अभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हमारा इंपीडेंस निकल के आ गया है। मैं पानी पी लेता हूं तब तक थोड़ा। अब देखिए, ये f1 फ्रीक्वेंसी पर मेरा इंपीडेंस यहां आ चुका है। अगर मान लो मैं करंट निकालूं इस दौरान, तो करंट क्या होगा, V/Z। भाई हमें क्या मालूम इस दौरान करंट इंपीडेंस है वो क्या है, हालांकि हमें मालूम पड़ ही चुका है, √2r है, ठीक है, बट हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो V/Z ही लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, मैं V लिखा और Z लिखा, √2r एंगल माइनस 45। तो आप देखिए यहां पर V के मेरा I क्या आ जाएगा, √2r और प्लस 45, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा करंट का फेजर कैसा बनेगा। आप देखिए करंट का फेजर कैसा बनेगा, करंट मेरा प्लस 45 डिग्री है वोल्टेज से, है ना, करंट मेरा प्लस 45 डिग्री है। तो मान लीजिए ये अगर मेरा वोल्टेज है तो करंट कहीं ना कहीं प्लस 45 डिग्री है, और प्लस एंगल हमेशा ऊपर बनता है। तो इसका मतलब यहां पर जो करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा करंट का, V/√2r, V/√2r, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। सॉरी, तब ये थोड़ी सी V इजिकल्स टू वो I इजिकल्स टू V/√2r, ये मैग्नीट्यूड है, एंगल प्लस 45, ठीक है। और अगर तुम देखिएगा अभी आप लोग बेटा,
अभी देखिएगा ये यहाँ +45 आया, ये यहाँ पे -45 आएगा करंट। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अगर मैं करंट निकालूंगा तो V/Z, V और Z है मेरा √2R 45, और ये हो जाएगा V एंगल -45 √2R। ठीक है, तो ये जो करंट है, ये जो करंट है बेटा यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं इस करंट को ड्रॉ करूंगा तो वोल्टेज ले लो रेफरेंस, करंट मेरा क्या है -45 पे, और ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड V/√2R, ये क्या है मेरा मैग्नीट्यूड, ये क्या है मेरा मैग्नीट्यूड है बेटा ये। ठीक है, V/√2R तो मेरा मैग्नीट्यूड है ना करंट का, जो भी एम्पियर में आएगा वो। ठीक है, तो मुझे यहां पर मैंने कहा था ना ये -45 आएगा, देखिए तो ये क्या हो गया V/√2R -45। सिंपल है कहानी ये हमारा। देखिए तीनों के बारे में हमारे सामने आता जा रहा है, तीनों के बारे में हमारे सामने आता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट, बताइए। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, इसी बात को लिखते हैं। तो एट, अच्छा यहां पर हम लोग पावर फैक्टर निकाल रहे थे ना, देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है -45। तो आइए अब जब इनके बीच में एंगल -45 है तो पावर फैक्टर क्या होगा cos⁵, और cos⁵ क्या होगा cos45, और cos45 होगा 1/√2, जो कि होगा 0.707। तो हमें पावर फैक्टर भी यहां पर मिल गया F2 फ्रीक्वेंसी। F2 फ्रीक्वेंसी में क्या था बेटा, लैगिंग, लैगिंग था कि नहीं था, अगर आप भूले ना हो तो याद दिला दूं। देखो F2 फ्रीक्वेंसी लैग पावर फैक्टर की थी, तो यहां पर 0.707 लैग पावर फैक्टर मेरा आंसर। ठीक है, अब यहां पर देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है 45, तो cos 45 कितना होगा 1/√2, यहां कह लो 0.707। पर ये कौन सा था बेटा, देखिए F1 पर पावर फैक्टर कौन सा था, लीड, तो ये 0.707 लीड हो गया। तो हमें एक और बात पता चल गई यहां पे कि जो ये पावर फैक्टर है वो लीड तो है, पर कितना 0.707 लीड है, याद रखिएगा 0.707 लीड है। ठीक है बेटा, 0.707 लीड है ये पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर तो है पर 0.707 लीड है। ठीक है, 0.707 लीड है। तो आइए इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। एट फ्रीक्वेंसी लेस देन FR, FR से कम फ्रीक्वेंसी पर सर्किट पावर फैक्टर लीडिंग होता है 0.707। व्हेनेवर एट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन FR, जब भी फ्रीक्वेंसी FR से ज्यादा होती है, आप देखिए ये FR है, FR से ज्यादा होगी तो क्या होगा, सर्किट पावर फैक्टर इज लैगिंग, और वो भी कितना 0.707। और इधर होगा तो FR हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होगी, लीडिंग। ठीक है, बट एक चीज है यहां पर है ना, ये जो पावर फैक्टर होता है ये F1 पर होता है, और ये जो पावर फैक्टर होता है ये F2 पर होता है। ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब लैगिंग और लीडिंग तो होता है, ये तो समझ में आ गया है कि यहां से यहां पीछे ले जाओगे तो लीडिंग होगा, और यहां FR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर लेके जाओगे तो लैगिंग होगा, ये तो समझ में आता है। बट 0.707 अगर आपको पूछे तो वो केवल और केवल मात्र उसी पॉइंट पर होगा और कहीं नहीं होगा, याद रखना। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर मेरा F1 है और जिस पॉइंट पे मेरा F2 है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी शोज द एनर्जी ट्रांसफर्ड या एक्सचेंज। ठीक है, एक्चुअली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या शो करता है कि कितनी जल्दी मेरी इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, मतलब कि आप देखिए कि मान लीजिए एक ग्राफ मेरा ये है, मान लीजिए 500 हर्ट्ज है ये, और मान लीजिए एक ग्राफ मेरा ये है 1000 हर्ट्ज। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप देखिए कि इसका क्या मतलब है, 500 हर्ट्ज पे क्या मतलब है, अच्छा 500 हर्ट्ज पे क्या हो रहा होगा, मेरा QL QC बराबर हो गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं जैसे जैसे किसी RLC सर्किट में 500 हर्ट्ज पे पहुंच रहा हूं तो इंडक्टर मेरे कैपेसिटर को देते चला जा रहा है एनर्जी, और ऐसा बराबर होता चला जा रहा है।
ठीक है, और ये जबकि देना लेना 1000 हर्ट्ज पे कर रहा है, तो मुझे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ रही है, तब जाके मेरा QL QC बराबर हो रहे हैं। समझ रहे हैं? तब जाके मेरा QL QC बराबर हो रहे हैं, नहीं तो फिर QL QC बराबर नहीं होते। ये देखिए, वरना QL QC क्या होता, यहां पे तो 500 हर्ट्ज पे ही बराबर हो गए। अब बराबर का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं कैपेसिटर एनर्जी छोड़ रहा है इंडक्टर को देने के लिए, तो कैपेसिटर छोड़ रहा है एनर्जी, इंडक्टर ले रहा है, कैपेसिटर छोड़ रहा है, इंडक्टर ले रहा है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है ना एनर्जी, वो 500 पे ही हो गई, और यहां पे 1000 पे लेना और देना शुरू हो रहा है। आप लोगों को बताइए, यहां पर मेरा ग्राफ था ना इस तरीके से, ये कैपेसिटर ऊपर से दे रहा था, इंडक्टर यहां से, तो ये देखिए कैपेसिटर अपनी एनर्जी छोड़ता जा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी और XC/XL का ग्राफ था ना, ठीक है। तो हमारा देखिए कि कैपेसिटर एनर्जी छोड़ता जा रहा है और इंडक्टर लेता जा रहा है, ऐसा ये कितने 500 हर्ट्ज पे ही कर दे रहे हैं ये, बट वहां तो ये चीज बहुत लेट हो रही है 100 हर्ट्ज पे। तो कितनी जल्दी या कितना फास्ट आपका एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, C से L में कितना फास्ट एक्सचेंज हो रहा है, ये चीज हमारी शो होती है किससे बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। जितनी ज्यादा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी उतना धीरे ट्रांसफर हम मानेंगे कि एनर्जी हो रही है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है बच्चे? सभी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे इस चीज को लेके, इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? ये सब क्लियर है? बताइए। ठीक है, कि कितनी फास्ट तरीके से इंडक्टर से कैपेसिटर की तरफ हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर, अगर मान लीजिए मेरा RLC सर्किट है, मेरा RLC सर्किट है, RLC सर्किट है, और मुझे इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज निकालनी है, तो आप क्या कहोगे? हेडिंग डालोगे सबसे पहले, कैपेसिटर अक्रॉस के वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, अच्छा, टोटल इंपीडेंस क्या होता है मेरा बच्चे? टोटल इंपीडेंस क्या होता है? R प्लस जे XL माइनस XC, यही होता है RLC सर्किट का टोटल इंपीडेंस। मैंने XL की जगह ओमेगा L और XC की जगह 1/ओमेगा C रखा है, और मैग्नीट्यूड ले लिया इसका। ठीक है, मैग्नीट्यूड बच्चे यही निकलेगा, वैल्यू पुट करिए, XL की जगह ओमेगा L, XC की जगह 1/ओमेगा C। तो रेजोनेंस के दौरान मैं अगर बात करूं, I इजिकल्स टू V/Z, Z की वैल्यू मैंने यहां से यहां पर लगा के रख दी। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, अब बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा भाई? I इंटू XC। आप यही तो कहोगे सर कि जो यहां पे करंट आ रहा होगा और जो भी इसका XC कैपेसिटेंस होगा सर वही होगा। ठीक है, ये लो XC कैपेसिटेंस यहां पर ले लो। ठीक है, ये दिख रहा है ना, वो ऊपर लेवल से ढक गया था। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए यहां पे V इजिकल्स टू I XC है। ठीक है, मैंने I का वैल्यू यहां से, ठीक है, ये मेरी I की वैल्यू है, यहां मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि मेरा जो ये Z है, Z क्या है? R² प्लस जे ओमेगा L माइनस ओमेगा C। ठीक है, तो I, ये I की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, XC को मैंने क्या रखा बेटा यहां पे? जे ओमेगा C, सॉरी, XC क्या होता है? J 1/J ओमेगा C। XC को मैंने क्या पुट कर दिया? 1/J ओमेगा C। अच्छा, XC 1/J ओमेगा C कैसे लिखा हुआ है? इसके पीछे की भी कहानी है, स्टोरी है, समझ लो आप स्टोरी क्या है। XC हमारा होता है 1/J ओमेगा C। अगर आप J का मल्टीप्लाई ऊपर और J का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो J स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और ओमेगा सी। अब आप देखिए जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस जे ओमेगा सी, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स सी कैपेसिटेंस की वैल्यू माइनस जे बाय ओमेगा सी। ठीक है, अगर मैं 1 बाय ओमेगा सी को लिखूं तो क्या लिखूंगा, माइनस जे एक्स सी, यही तो लिखूंगा भाई। एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, तो यहां पर 1 ही तो है, मैं 1 बाय ओमेगा सी को एक्स सी भी लिख सकता हूं। तो आप खुद सोचो, मैं जब एक्स सी को, मतलब कि किसी भी जेड अगर मेरा है कैपेसिटेंस, तो मैं उसे लिखता क्या हूं, पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, माइनस जे एक्स सी। तो बस मैंने एक्स सी को माइनस जे एक्स सी लिखना चाहा है और कुछ नहीं किया, बस इतना समझ लीजिए, मैंने एक्स सी को माइनस जे एक्स सी लिखना चाहा है और कुछ नहीं किया, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, सॉरी, यहां हम लोग बात करेंगे, मैंने 1 अपॉन जे ओमेगा सी लिख दिया, ठीक है ना, 1 अपॉन जे ओमेगा सी लिख दिया, या तो 1 अपॉन जे ओमेगा सी लिख दो या माइनस जे एक्स सी लिख दो। तो मैंने 1 अपॉन जे ओमेगा सी लिख दिया, ये यहां लिख दिया। जब मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो आपको मालूम है मैग्नीट्यूड निकाल के जे हट जाता है हमारा। मुझे पता है आधे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, भाई अगर z की वैल्यू -3j है, समझना, तो आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड तो 3 आएगा और एंगल क्या आएगा, -90। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में आता है, मैग्नीट्यूड में जे वे सब हट जाता है। ठीक है, तो याद रखो ये होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, और ये जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं ये होती है पोलर फॉर्म, दोनों में अंतर है। समझ में आया पॉइंट यहां पर। ठीक है, अब देखिए, वी विल फाइंड ओमेगा एट विच वीसी इज मैक्सिमम। देखो यहां पे मैंने वीसी निकाला, वीसी क्या हुआ मेरा, मैंने यहां से जे हटा दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो जे अपनी आप हट जाना है। अब मैं इस वीसी को फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं और जीरो के बराबर पुट करने की कोशिश कर रहा हूं। जीरो के बराबर पुट रख के मुझे मिलेगा क्या, मुझे जीरो के बराबर पुट करके मैं फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब मुझे यहां पे ये चीज पता चल जाएगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे मेरा वीसी मैक्सिमम आएगा, मतलब कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाला जो वोल्टेज है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पर मेरा मैक्सिमम स्टोर होगा। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी पर मेरा एक तो वोल्टेज मैक्सिमम स्टोर होगा। ठीक है भाई, कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी, मान लो मैं एफसी मान रहा हूं कि एफसी फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिस पर कैपेसिटर में वोल्टेज मैक्सिमम स्टोर हो रहे हैं, तो बस मैं उस एफसी को ही निकालना चाह रहा हूं। तो मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया, अब ये देखो मैथमेटिकल है, ये आपको भी नहीं करना, मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा, पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे मैक्सिमम कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर होगा। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं है, वोल्टेज मैक्सिमम है जिसको वो स्टोर कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ये कैसे आया, इसको डिफरेंशिएट करके, हमें सॉल्व नहीं करना, बट हमने डायरेक्टली यहां पर लिख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी 2016 में बच्चे ये पूछा गया था, जेई के पेपर में लिखा था कि कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर कैपेसिटर में वोल्टेज मैक्सिमम स्टोर होता है। 4 ऑप्शन दिए थे, सही वाला टिक लगाना है। अब सोचो इसे याद करना थोड़ा दिक्कत वाली बात तो है, बट याद तो करना पड़ेगा। एफसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इन सर्किट एट विच वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मैक्सिमम। ठीक है, वो तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि इस पर वोल्टेज मेरे मैक्सिमम होंगे, पर वो वोल्टेज कितने होंगे, ये मैग्नीट्यूड उसका सामने आ गया। ये मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है बेटा, इसी वाले फॉर्मूले को मैंने दोबारा से यहां पे लिख दिया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना लेस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो इंपॉर्टेंट था फ्रीक्वेंसी जिस पर वोल्टेज मैक्सिमम स्टोर होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, सेम ऐसी इंडक्टर में निकालेंगे हम लोग, इंडक्टर में निकालेंगे तो VL इजिकल्स टू आई एक्सएल। V क्या होगा, आई की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी, देखिए आई की वैल्यू यही तो होती है पूरी, V बाय Z, और Z की वैल्यू ये निकली थी, आपको याद करिए V बाय Z थी कि नहीं थी, तो मैंने V को तो ऊपर लिख दिया, Z की वैल्यू यहां पर लिख दी। अच्छा, XL को मैंने क्या लिखा बेटा, XL को मैं क्या लिखता हूं, JXL, और XL को मैंने ओमेगा L लिख दिया, तो इसे मैंने क्या लिख दिया बच्चे, J ओमेगा L। तो V बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा C का होल स्क्वायर इनटू J ओमेगा L। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो J अपनी आप हट जाएगा, तो ये V ओमेगा L हो गया अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। मुझे मालूम है इतनी कैलकुलेशन देखने के बाद आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, सर डायरेक्ट फॉर्मूला कर ले क्या? कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, आपको एसएससी मेंस के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वोल्टेज को मैंने फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो मेरी वो फ्रीक्वेंसी आ गई जिस पर मेरा इंडक्टर वोल्टेज मैक्सिमम स्टोर होता है। इंडक्टर वोल्टेज मैक्सिमम स्टोर होता है, ये फ्रीक्वेंसी मुझे याद रखनी पड़ेगी फॉर्मूला, ये क्योंकि पूछा गया है कई पेपरों में कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जिस पे इंडक्टर पे वोल्टेज मैक्सिमम स्टोर होता है, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंडक्टर में वोल्टेज मैक्सिमम स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफ देखें यहां पे, अगर हम लोग ग्राफ देखें वोल्टेज का, अगर हम लोग ग्राफ देखें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का, देखो करंट और फ्रीक्वेंसी का तो देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का देखेंगे। तो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आप देखिए यहां पे फ्रीक्वेंसी जीरो ही तो है, तो VL क्या होता है मेरा I इंटू XL। अब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो I इंटू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू जीरो डालो तो बेटा VL पूरा का पूरा जीरो नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब इंडक्टर का जब मैं वोल्टेज की बात करूंगा तो वो शुरू यहां से होगा और अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा, शुरू यहां से होगा और वो अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा। वो शुरू जीरो से क्यों हो रहा है? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जीरो रखोगे तो VL की वैल्यू अपने आप जीरो यहां पे आ जाएगी। आइए कैपेसिटर की बात करता हूं, VC इज इक्वल टू IXC, I बाय ओमेगा एल। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को जीरो रखिए तो ये तो इनफाइनाइट आ गया। अब किसी कैपेसिटर में जीरो फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट वोल्टेज तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ फाइनाइट वोल्टेज होगा, तो मैं उसको यहां पर तक शुरू करता हूं और ये अपने मैक्सिमम पर पहुंच के फिर नीचे गिरने लगेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम होगा वो मेरी FC होगी, और जिस फ्रीक्वेंसी पर मेरा इंडक्टर में वोल्टेज मैक्सिमम होगा वो फ्रीक्वेंसी मेरी FL होगी। अब एक बात दिमाग में रखना, ये मेरी FR फ्रीक्वेंसी है और इस FR फ्रीक्वेंसी पे मेरा VL और VC बराबर होते थे, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यहां पे एक बात दिमाग में आनी चाहिए शायद आपके, और आ भी गई होगी, कि ये ग्राफ चलो यहां से शुरू हुआ है, मैंने क्यों यहां से शुरू किया है? क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू तो किसी भी वोल्टेज की हो नहीं सकती। भाई आप एक बात बताओ, किसी के अंदर मान लो मैंने कहा कि ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर इनफाइनाइट वोल्टेज स्टोर हो गया, ऐसा कब हो सकता है? जब आप सप्लाई में इनफाइनाइट वोल्टेज दे रहे हो। क्या सप्लाई में कभी इनफाइनाइट वोल्टेज दोगे? नहीं, हमारे पास खुद सप्लाई ऐसी नहीं है जो इनफाइनाइट वोल्टेज की हो, तो यहां पे कभी स्टोर नहीं हो सकता, यहां कभी हमेशा प्रैक्टिकल वोल्टेज स्टोर होगा। जब ये अपने मैक्सिमम पे जाती है तो याद रखिएगा फिर उसके बाद में ये गिरती है, ठीक है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आपका कैपेसिटर में वोल्टेज मैक्सिमम देगी, और ये वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इंडक्टर में वोल्टेज मैक्सिमम स्टोर करवाएगी। इस फ्रीक्वेंसी का कोई ताल्लुकात नहीं है F1 F2 से, ध्यान से समझना। FC इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और F1 इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, FL इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, F2 इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हाफ डीवी 3 dB फ्रीक्वेंसीज हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये अलग फ्रीक्वेंसी है जिस पर कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम हो और इंडक्टर का वोल्टेज मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। तो ये जो चार्ट है ना बच्चे आपका, ये यहीं तक क्यों जाएगा? किसी के दिमाग में आ सकता सर ये और ऊपर जा सकता था, तो आपको मैं बता दूं बेटा, यहां पे हो क्या रहा है, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है। बेसिकली ये जो कैपेसिटर ये जो वोल्टेज स्टोर करके रखता है ना इस समय, ये सप्लाई मुझसे ज्यादा है। ये जो दोनों वोल्टेजेस है ना यहाँ पे, ये जो दोनों वोल्टेजेस है ना यहाँ पे, ये मोर देन सप्लाई वोल्टेजेस है, मोर देन सप्लाई वोल्टेजेस है। सप्लाई वोल्टेजेस से बहुत कहीं अधिक, बहुत कहीं अधिक ये VC और VL का मान होता है, VC और VL का मान होता है सप्लाई वोल्टेज से कहीं अधिक। VL और VC का मान होता है सप्लाई वोल्टेज से कहीं अधिक, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज से कहीं अधिक VL और VC का मान होता है। तो इसके अंदर जो वोल्टेज स्टोर होंगे, इसके अंदर जो वोल्टेज स्टोर होंगे ये एक्चुअली इस वाले वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा होंगे, पर केवल किस फ्रीक्वेंसी पे? FC पर ये और FL पर ये, याद रखिएगा। मतलब मैं उल्टा लिख दिया हूं वो इंडक्टर कैपेसिटर की जगह पे।
सॉरी यार, यहाँ VL और यहाँ VC और ये FL फ्रिक्वेंसी पे और ये FC फ्रिक्वेंसी पे, याद रखिएगा। तो ये हमारा जो इंडक्टर और कैपेसिटर स्टोर करेगा, ये फ्रिक्वेंसीज अलग हैं, F1 F2 फ्रिक्वेंसीज अलग हैं, ठीक है। अब आप देखो ऐसा क्यों हो रहा है, समझना। मान लो इंडक्टर में 10 वोल्टेज था, इसमें 10 वोल्टेज था, ठीक है। आपने यहां पर जो भी वोल्टेज दिया है, अब हो क्या रहा है, इंडक्टर में 10 वोल्टेज है। जब इंडक्टर ने पूरा अपना कैपेसिटर को दे दिया तो कैपेसिटर के अंदर अब 20 वोल्टेज स्टोर हो गया, तो इस दौरान कैपेसिटर का वोल्टेज हाई हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे कैपेसिटर वोल्टेज देने लगेगा, इंडक्टर लेने लगेगा वोल्टेज, समझना, इंडक्टर वोल्टेज लेने लगेगा। यहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर ये दोनों यहां पर क्या होगा, देखिए एक एक स्टेप चलते हैं यहां पे, एक स्टेप चलते हैं यहां पे। अगर आप देखें थोड़ा सा, देखो यहां पे कैपेसिटर पर मैक्सिमम वोल्टेज है, फिर ये वोल्टेज ये अपने गिराता रहेगा कैपेसिटर पर, इसी दौरान इंडक्टर वो वोल्टेज लेता रहेगा, फिर दोनों पे बराबर हो जाएंगे, फिर इंडक्टर पे बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर और देता रहेगा और यहां पे इंडक्टर में ज्यादा हो जाएंगे। तो बेसिकली मुझे ये बात मालूम है ना कि अगर यहां पे 10 वोल्टेज है इंडक्टर में और कैपेसिटर में 10 वोल्टेज है, तो 10 इसको पूरे मिल जाएंगे, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो इस पे 10 वोल्टेज है, इस पे 10 वोल्टेज, अब ये अपना पूरा दे दे तो इस पे भी 20 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम सेम ही आएगा, तो ये बिल्कुल बात ही नहीं। अब मुझे मालूम है कि VL का मैक्सिमम इधर आया, तो मैं ठीक उसके सामने VC का मैक्सिमम बनाऊंगा, यहां से उठाता हुआ। मुझे मालूम है इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, तो मैं यहीं तक बनाऊंगा। समझ में आया ये पॉइंट आपको, ठीक है। तो ये जो यहां पे मेरा मोर देन सप्लाई वोल्टेजेस हो जाएंगे ये वोल्टेज, इसीलिए कहा जाता है कि सीरीज RLC सर्किट के अंदर वोल्टेज मैग्नीफाइंग क्या है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो वो पूछता है पेपर में कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन मतलब वोल्टेज की बढ़ोतरी कौन सी प्रोसेस में होती है सीरीज RLC सर्किट के अंदर, ठीक है। वोल्टेज की बढ़ोतरी सीरीज RLC सर्किट के अंदर होती है, हालांकि करंट के अंदर, वो पैरेलल RLC के अंदर करंट मैग्निफिकेशन होता है, वहां करंट की बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे यहां वोल्टेज की हो रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आज यहीं तक करते हैं, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।